वेलकम बैक। हमने क्लास 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया एंड रेगुलेशंस गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। दैट इज जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती हैं तो कौन कौन से रेगुलेशंस है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, गाइडलाइंस है जो कि कंपनी को फॉलो करना होता है। ये हमने शॉर्ट में पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट आर दी प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। दैट इज जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है पब्लिक के लिए तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं, दैट इज कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो कि कंपनी को फॉलो करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Following are some of the provisions of the act which a company has to comply while issuing debentures. So जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है पब्लिक के लिए तो कुछ प्रोविजंस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 जो कि कंपनी को कंपल्सरीली फॉलो करना होता है। सो देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, दैट इज कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि कंपनी को कंपल्सरीली फॉलो करना होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके हम स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज नो वोटिंग राइट्स। दैट इज डिबेंचर्स जो कंपनी इशू करती है उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट्स। दैट इज कंपनी ऐसा कोई भी डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती जिनको वोटिंग राइट्स मिलते हों। दैट इज डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। वोटिंग राइट्स सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनको ही मिलते हैं। डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट इन द मैटर्स अफेक्टिंग देम। सो डिबेंचर होल्डर्स जो है वो कंपनी के क्रेडिटर्स है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स जो है वो कंपनी को पैसे लोन देते हैं, उधार पे देते हैं, राइट। एंड कंपनी उनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी पे करती है, फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, प्लस उनके पैसे जो है वो कुछ टाइम के बाद उनको रिटर्न भी कर देती है। सो डिबेंचर होल्डर्स जो है वो कंपनी के ओनर्स नहीं है, वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। इसके लिए उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। उनको वोटिंग राइट्स तभी ही मिलेगा जब उनके किसी मैटर के ऊपर, उनके किसी इंटरेस्ट के ऊपर इफेक्ट होता है, राइट। उनके अगर किसी राइट के ऊपर इफेक्ट होता है, कुछ असर होता है तो ही उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। अदरवाइज डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। ऑलराइट, वोटिंग राइट्स सिर्फ कंपनी के ओनर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलते हैं। एंड डिबेंचर होल्डर्स जो है वो कंपनी के किसी भी मैटर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो सिर्फ कंपनी को पैसे उधार पे देते हैं, एज ए लोन देते हैं। ऑलराइट, इसके लिए उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। Types of debentures. A company can issue secured or unsecured debentures and fully or partly convertible debentures or non-convertible debentures. So कंपनी कौन कौन से टाइप के डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं? एक तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब कि जो कि कंपनी के एसेट के साथ में सिक्योर होते हैं। अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे रीपे नहीं कर पाई, अगर किसी ने सिक्योर्ड डिबेंचर्स परचेज किए हैं तो वो कंपनी के एसेट, कंपनी की प्रॉपर्टी जो है वो सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिनका कंपनी के प्रॉपर्टी पे कोई भी क्लेम नहीं होता है। दैट इज अगर कंपनी उनको उनके पैसे रीपे नहीं कर पाई तो वो कंपनी के प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते, उनके पैसे जो है फिर उनको वापस नहीं मिल पाएंगे। ऑलराइट, दैट इज वो कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे दो टाइप्स के डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है, एक सिक्योर्ड, एक अनसिक्योर्ड। देन फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या तो फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मतलब कि ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो इक्विटी शेयर्स में पूरे के पूरे डिबेंचर्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर हाफ कन्वर्ट हो सकते हैं। सो ये फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल है, या तो फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब वो डिबेंचर्स जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सो ऐसे करके अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स है जो कि कंपनी इशू करती है। देन to issue convertible debentures, a special resolution has to be passed in the general meeting. All debentures are redeemable in nature. So if अगर कंपनी को convertible debentures इशू करना है, convertible debenture मतलब वो डिबेंचर जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। और एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड के बाद में डिबेंचर्स जो है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब वो लोग भी कंपनी के ओनर्स हो जाएंगे, राइट। अब उनको भी वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। अगर कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करती है तो उसके लिए कंपनी को जनरल मीटिंग जो है वो रखनी पड़ेगी। दैट इज शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखनी होगी, शेयर होल्डर्स से उनको परमिशन लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा, एंड उसके लिए उनको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। दैट इज 75% ऑफ दी वोट्स जो है वो इन फेवर होना चाहिए फॉर इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो ही कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है वो इशू कर सकती हैं। ऑलराइट, ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन नेचर, और जितने भी डिबेंचर्स होते हैं वो रिडीमेबल ही होते हैं। दैट इज कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स के पैसे जो है वो वापस रीपे करने ही होते हैं। ऑलराइट,
ऐसे करके अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स होते हैं जो कि कंपनी इशू कर सकती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। अ कंपनी शाल रिडीम द डिबेंचर्स एंड पे इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू। सो कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर्स को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करती है। डिबेंचर होल्डर्स के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जब भी डिबेंचर होल्डर्स जो है वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, वो कंपनी को लोन देते हैं पैसा, राइट। सो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को वो साइन करते हैं, राइट। तो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, टाइम टू टाइम एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, प्लस जब उनका टाइम हो जाता है, मेच्योरिटी पीरियड जब हो जाती है, तो डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे जो है कंपनी उनको रीपे कर देती है, रिडीम कर देती है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज डिबेंचर सर्टिफिकेट। Company has to issue debenture certificate to the debenture holder within 6 months of the allotment of debenture. So debenture holder को भी debenture certificate मिलता है, जैसे कि शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको भी शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। बिल्कुल उसी तरीके से डिबेंचर होल्डर्स को भी डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है। दैट इज कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स जब अलॉट करती है तो उसके 6 महीने के अंदर ही डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी इशू कर देती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। दैट इज कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है वो अलग से क्रिएट करना होता है, ओपन करना होता है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है वो क्या है एक्चुअली, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं उनको कंपनी क्या करती है, कुछ टाइम के बाद उनके पैसे रिडीम कर देती है। दैट इज पैसे कुछ टाइम के बाद कंपनी उनको रीपे कर देती है। तो कंपनी के पास पैसे भी होने चाहिए डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे वापस रीपे करने के लिए, राइट। सो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है अलग से वो ओपन करती है, वो क्रिएट करती है, सो दैट कंपनी जो है टाइम आने पर मेच्योर होने के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स जो हैं उनके डिबेंचर्स मेच्योर होने के बाद कंपनी उनको उनके पैसे जो है वो रीपे कर सके। इसके लिए कंपनी अलग से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है वो ओपन करती है। ऑलराइट, लेट्स सी, कंपनी हैज टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दैट इज कंपनी क्या करती है, जब प्रॉफिट अर्न करती है तो प्रॉफिट में से कुछ पैसे जो है, कुछ अमाउंट जो है कंपनी क्या करती है, अलग से रखती है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, कंपनी उनको डिविडेंड पे करती है, राइट, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो उसी प्रॉफिट में से, जिसमें से कंपनी डिविडेंड पे करती है, उसी प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट जो है, कुछ पैसे जो है अलग से निकाल कर कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने होते हैं, रखने होते हैं। ऑलराइट, दिस मनी कैन बी यूज ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और ये जो पैसे होते हैं जो कंपनी अलग से रखती है रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर, ये पैसे सिर्फ कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे रिडीम करने के लिए, दैट इज रीपे करने के लिए ही यूज़ कर सकती है, बाकी और किसी काम के लिए कंपनी ये पैसे यूज़ नहीं कर सकती। ऑलराइट, एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल 2019, MCA हैज़ रिमूव डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनीज, NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। सो कंपनीज का ये जो एक्ट है, शेयर कैपिटल डिबेंचर अमेंडमेंट रूल 2019, ये जब आया, अलग से रूल जो आया है, इसके अकॉर्डिंग MCA जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि पूरे कंपनी को कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, MCA ने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है, जो कंपनी अलग से बनाती है, इसका जो ज़रूरत है ये निकाल दिया। मतलब अब जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, NBFCs है या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं कि वो अलग से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है वो ओपन करके रखें। ऑलराइट, मोस्टली जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट होता है वो किस लिए होता है, डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे जो है कंपनी जो रिडीम करती है, पे बैक करती है, तो कंपनी के पास पैसे होने चाहिए, इसके लिए सिर्फ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है वो कंपनी अलग से ओपन करती है। ऑलराइट, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज़। अब कंपनी जो है वो डिबेंचर ट्रस्टीज़ भी अपॉइंट करती है। अब कौन से केस में कंपनी डिबेंचर ट्रस्टीज़ अपॉइंट करती है, लेट्स सी, इफ़ अ कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस और इनवाइट मोर देन 500 पीपल ईदर टू पब्लिक और इट्स मेंबर, कंपनी हैज़ टू अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टीज़। सो सबसे पहले डिबेंचर ट्रस्टीज़ क्या हैं, कौन है, ये समझते हैं। डिबेंचर ट्रस्टीज़ आर इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। सो डिबेंचर ट्रस्टीज़ कौन है, क्या है, एक्चुअली ये संस्था है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑलराइट, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी को पैसे देते हैं, एज ए लोन देते हैं पैसे। सो उनके पैसे कहीं डूब ना जाए, कहीं लॉस ना हो जाए, उनके किसी अधिकार को, इंटरेस्ट को कोई लॉस ना कर दे, कोई हार्म ना करे, इसके लिए डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ऑलराइट, सो कंपनी जो है वो डिबेंचर ट्रस्टीज़ को कब अपॉइंट करती हैं, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस जब इशू करती हैं या तो फिर इनवाइट करती है मोर देन 500 पीपल। दैट इज जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती हैं तो कंपनी प्रोस्पेक्टस भी पहले इशू करेगी, बिकॉज प्रोस्पेक्टस क्या है, ये एक इन्विटेशन होता है, राइट।
प्रोस्पेक्टस देख के ही तो लोगों को समझ में आएगा कि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर्स में होता है, शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस क्या करती है, इशू करती है। प्रोस्पेक्टस देखकर ही लोगों को समझ में आता है ना कि कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है। बिल्कुल उसी तरीके से जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक के लिए। ये प्रोस्पेक्टस देखकर ही लोगों को समझ में आता है कि कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है। ऑलराइट, सो कंपनी सिर्फ अगर जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है या फिर जब इनवाइट कर रही है फॉर मोर देन 500 पीपल, मतलब 500 लोगों से ज़्यादा को जब कंपनी इनवाइट करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, चाहे वो कॉमन पब्लिक हो चाहे कंपनी के मेंबर्स हो, लेकिन अगर 500 लोगों से ज़्यादा हैं तो कंपनी को उस केस में डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करना होगा। एक या एक से ज़्यादा डिबेंचर ट्रस्टीज़ को कंपनी को अपॉइंट करना होगा। दैट इज़ अभी तक 500 लोगों ने डिबेंचर्स परचेज नहीं किया, अब तक सिर्फ कंपनी ने उनको इनवाइट किया है, राइट, कि आप डिबेंचर्स परचेज करो। सिर्फ जब कंपनी 500 से ज़्यादा लोगों को इन्विटेशन भी देती है, उस केस में भी कंपनी को एक या एक से ज़्यादा डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करना ही होता है। ऑलराइट, डिबेंचर ट्रस्टीज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। और ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज होते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कंपनी हैज़ टू अपॉइंट ट्रस्टीज बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद देम कॉल्ड एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड। और ये जो कंपनी होती है वो डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, राइट। एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसको हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहते हैं। ऑलराइट, सो कंपनी जो है वो डिबेंचर ट्रस्टीज़ को कब अपॉइंट करती है, जब 500 लोगों से ज़्यादा को कंपनी इनविटेशन देती है फॉर परचेज ऑफ द डिबेंचर्स। उस केस में कंपनी को एक या एक से ज़्यादा डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करना होता है। डिबेंचर ट्रस्टीज़ क्या करते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स के अधिकारों को, उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज़ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहते हैं। ऑलराइट, ये है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज़। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। डिबेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच NCLT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये कंपनी का कोर्ट होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT जो है वो कंपनी का कोर्ट है। तो जो डिबेंचर ट्रस्टीज हैं वो कंपनी के कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। कब? डिबेंचर ट्रस्टीज हैव टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। दैट इज़ अगर डिबेंचर होल्डर्स को अगर किसी भी तरीके का कोई कंप्लेन होता है, कुछ प्रॉब्लम अराइज होता है। ग्रीवियंसेस का मतलब कंप्लेन एंड रिड्रेसल का मतलब क्या होता है, कॉम्पेंसेशन। सो अगर डिबेंचर होल्डर को कुछ भी तरीके का कंप्लेन होता है, प्रॉब्लम अराइज होता है, उस केस में डिबेंचर होल्डर्स जो है वो डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अप्रोच करेंगे एंड डिबेंचर ट्रस्टीज़ तब जाके NCLT को अप्रोच करेगी। दैट इज़ कंपनी के जो कोर्ट है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यहाँ जाकर अप्रोच करेगी कौन, डिबेंचर ट्रस्टीज़। और डिबेंचर होल्डर जो है वो डायरेक्टली जाके कंपनी को अप्रोच नहीं करते या फिर कोर्ट में अप्रोच नहीं करते। डिबेंचर होल्डर्स को अगर कुछ भी कंप्लेन होता है तो वो डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अप्रोच करेंगे एंड डिबेंचर ट्रस्टीज़ जो है वो कंपनी के कोर्ट को अप्रोच करेगी, राइट। एंड देन वहाँ से जाके जो भी मैटर होगा, जो भी प्रॉब्लम या कंप्लेन होगा वो सॉर्ट आउट होगा। ऑलराइट, सो कौन से केस में डिबेंचर ट्रस्टीज़ NCLT को अप्रोच करते हैं, जब डिबेंचर होल्डर डिबेंचर ट्रस्टीज़ के पास कोई कंप्लेन लेके जाते हैं तो डिबेंचर ट्रस्टीज़ NCLT को अप्रोच करते हैं। ऑलराइट, if the company defaults in repaying the principal amount on maturity or defaults in paying interest thereon, the debenture trustees can approach the National Company Law Tribunal for redressal. सो अगर कंपनी ने किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट किया है, दैट इज़ अगर टाइम पे पेमेंट नहीं किया, डिबेंचर होल्डर्स ने जो पैसे दिए हैं एज अ लोन कंपनी को और उनका मेचोरिटी डेट आ चुका है, लेकिन ऑन मेचोरिटी भी कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स की जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उनका जो पैसा है, जो लोन अमाउंट है, वो रीपे नहीं किया है या फिर कंपनी ने इंटरेस्ट उनको टाइम पे नहीं किया है, तो उस केस में जो डिबेंचर होल्डर्स है वो डिबेंचर ट्रस्टी को अप्रोच करेंगे एंड डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो NCLT को अप्रोच करेंगे, दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अप्रोच करेंगे फॉर रिड्रेसल फॉर द compensation of the debenture holders. Alright, NCLT can direct a defaulting company to repay the principal amount or interest. उसके बाद जो NCLT है, दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी का ये जो कोर्ट है ये क्या करेगा, ऑर्डर्स देगा, दैट इज़ इंस्ट्रक्शन देगा, ऑर्डर देगा डिफॉल्टिंग कंपनी को, उस कंपनी को जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, टाइम पे पेमेंट नहीं किया है प्रिंसिपल अमाउंट का या फिर इंटरेस्ट का, टू द डिबेंचर होल्डर्स। उनको ये ऑर्डर्स देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट जो भी बनता है वो उनको रीपे कर दे डिबेंचर होल्डर्स को। ऑलराइट, सो इस केस में डिबेंचर ट्रस्टीज़ जो हैं वो अप्रोच कर सकते हैं NCLT को अगर डिबेंचर होल्डर्स ने किसी भी तरीके का कोई भी कंप्लेन किया होगा डिबेंचर ट्रस्टीज़ को। तो सो उस केस में डिबेंचर ट्रस्टीज़ जो हैं वो NCLT को अप्रोच कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। When the debenture trustee is of the opinion that the assets of the company are insufficient or likely to become insufficient to redeem the principal amount of debentures, it may approach the NCLT. NCLT can order a company to restrict in recurring
फर्दर लाइबिलिटी सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। सो इम्पोज रिस्ट्रिक्शन मतलब डिबेंचर ट्रस्टीज जो है वो कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर देगी, रोक देगी और ज़्यादा लोन लेने से। बिकॉज डिबेंचर ट्रस्टीज़ का क्या काम है, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को, उनके अधिकारों को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, डिबेंचर ट्रस्टीज़ का। और डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अगर ये लगता है कि कंपनी के जो एसेट्स है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो इनसफिशिएंट है, वो पूरी नहीं पड़ने वाली है, या फिर इन फ्यूचर वो इनसफिशिएंट होने वाली है, डिबेंचर होल्डर्स ने जितने भी पैसे कंपनी को दिए हैं एज अ लोन, और कंपनी को कुछ टाइम के बाद उनके पैसे जो है वो रीपे करने होते हैं, रिडीम करने होते हैं, मगर डिबेंचर ट्रस्टीज़ को ये लगता है कि इन फ्यूचर कंपनी जो है, कंपनी का जो एसेट्स है वो इनसफिशिएंट होने वाला है, कम पड़ने वाला है, एंड वो इन फ्यूचर डिबेंचर होल्डर के जो पैसे हैं वो उनको पूरे ठीक तरीके से रीपे नहीं कर पाएगी, एसेट्स कम पड़ने वाले हैं। एसेट्स बेचने के बाद भी डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी उनके पैसे पूरी तरीके से अगर रीपे नहीं कर पाती है तो उस केस में डिबेंचर ट्रस्टीज़ जो हैं वो NCLT को अप्रोच करेंगे, एंड NCLT जो है वो कंपनी को ये ऑर्डर देगी कि वो और ज़्यादा फर्दर लाइबिलिटी ना क्रिएट करे, मतलब और ज़्यादा लोन ना ले। बिकॉज अगर वो और लोन लेगी तो डिबेंचर होल्डर्स को पूरे पैसे तो उनके मिलने वाले नहीं है, राइट। सो NCLT उस केस में क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी, ऑर्डर्स दे देगी कंपनी को कि वो और ज़्यादा लोन ना ले और लाइबिलिटी क्रिएट ना करे, एंड डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वहाँ पे वो प्रोटेक्ट हो सकता है। ऑलराइट, सो अगर डिबेंचर होल्डर्स के अगर इंटरेस्ट को, उनके अधिकारों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए NCLT को अप्रोच करना पड़े तो डिबेंचर ट्रस्टीज़ जो है वो NCLT को अप्रोच करके कंपनी को और ज़्यादा लोन लेने से भी रोक सकती है। ऑलराइट, ये है इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या है, अगर कंपनी जो है वो कंपनीज के एक्ट के अंदर 2013 जो रूल हम स्टडी कर रहे हैं उसका एक भी प्रोविजन अगर फॉलो नहीं करती, उसके अगेंस्ट जाती है तो कंपनी को पनिशमेंट भी मिलेगी। If a company fails to comply with any provision of the act, then the company and its officers shall be liable to pay fine or imprisonment or both as prescribed in the act. सो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जितने भी प्रोविजंस है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें से एक भी रूल्स एंड रेगुलेशन, एक भी प्रोविजन अगर कंपनी फॉलो नहीं कर पाती, फेल होती है फुलफिल करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए, तो कंपनी और उसके ऑफिसर को पनिशमेंट मिलेगी। किस तरीके की पनिशमेंट मिल सकती है, या तो फिर उनको फाइन पे करना होगा, या तो फिर उनको इम्प्रिजनमेंट होगी, मतलब कि जेल हो सकती है, या तो फिर दोनों, उनको फाइन भी पे करना होगा, जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, जैसा कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मेंशन किया होगा, प्रिस्क्राइब किया गया होगा फॉर द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द, या तो फिर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑलराइट, सो ये क्या था, प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी को ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोविजंस जो है वो फॉलो करना होगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। टोटल 9 पॉइंट्स थे जो कि हमने स्टडी किए। आई होप आपको पूरा का पूरा जो पॉइंट्स था, टोटल 9 पॉइंट्स जो थे, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा प्रोविजन एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 है, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था, प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने हैं तो कंपनी को कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, जो कि हमने इसके अंदर ये पूरा टॉपिक स्टडी किया, 9 पॉइंट्स। सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर अ टाइम।